अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त है कि नामजद चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम कहते हैं कि वो ज़ाती तौर पर दोहरी शहरियत के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ सेनेट में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मुंतखब होने की इजाज़त देने के लिए आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी गई है। इस तरमीम पर हुकूमती इत्तेहादी भी बेचैन है और हुकूमत से फासले पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ है तौहीन अदालत के नए कानून के बिल को कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है, तो साथ इसको अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया है। क्या ये बिल कानून बनकर राजा परवेज अशरफ को खत लिखने से बचा लेगा? ये है इम्पोर्टेंट सवाल। और सुप्रीम कोर्ट बलोचिस्तान के मामलात को भी देख रही है, लापता अफराद को हाजिर करने का हुक्म दिया है। सवाल यह है कि अदालत किस हद तक जाएगी। और वजीर आला पंजाब का तीसरा टेंट ऑफिस अब सरगोधा में भी कायम कर दिया गया है। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको बताएं कि नामजद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो एक पोजीशन ले ली है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो ये पसंद नहीं कि दोहरी शहरियत वाले लोग असम्बलियों में आए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके दायरा इख्तियार में ये बात नहीं है कि वो दोहरी शहरियत वालों का फैसला करें। वो तो इलेक्शन कमीशन पहले कर चुका, सुप्रीम कोर्ट कर चुकी और दस्तूर के मुताबिक फैसला हो चुका। अब तो दस्तूर में तरमीम होने का सवाल है, यानी अब दस्तूर में तरमीम करके उनको इजाज़त दे दी जाएगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो कुछ भी सोचें, वो इजाज़त मिल जाएगी। और अगर दस्तूर में तरमीम नहीं होगी तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे के वैसे रह जाएंगे जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे जो नामजद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे जैसे उन्होंने कहा है, एक पोजीशन अपनी बयान कर दी है, इस तरह का आदमी, सख्त आदमी, प्रॉब्लम नहीं होगा इलेक्शन के लिए और इलेक्शन मशीनरी के लिए और हमारे सियासतदानों के लिए? आपको जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो सॉल्यूशन है, असल में वो हल है। आपको एक सख्त चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सख्त गिर। 84 बरस की उम्र है उनकी माशाल्लाह जी। और ये भी रिकॉर्ड होगा कि 84 बरस की उम्र में कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हो और पूरी कौम जो है उस पर खुश हो, ये नो डाउट। आगा शोरिश काश्मीरी ने ये जोश मली आबादी के बारे में एक नज़्म लिखी थी। उस पर एक आखिरी शेर था कि जोश बरक़े हवस का कड़का है, जोश 80 बरस का लड़का है। वाह। तो जोश ये तो माशाल्लाह देखिए, तो इनको हवस इनके करीब नहीं गुजरी। तो इनको हम यूं कह सकते हैं कि फ़खरू क्या कहे, फ़खरू भाई कहते हैं। फ़खरू भाई ने, फ़खरू बरक़े अदल का कड़का है। फ़खरू 84 बरस का लड़का है। बिल्कुल। तो अब ये 84 बरस का जो लड़का है, जवान जो है, इसको दिखाना होगा कि किस तरीके से मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं। बड़े बड़े नामवर लोग हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और बेबस हो गए हुकूमती मशीनरी के सामने। सज्जाद अहमद जान जी बड़े बाइज्जत और बड़े मारूफ और मुमताज जज थे सुप्रीम कोर्ट के। हमारे ये जो वसीम सज्जाद साहब हैं, इनके वालिद, ठीक है। और वसीम सज्जाद साहब के नाना जो थे वो जस्टिस मोहम्मद शरीफ थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वाइस चांसलर भी रहे पंजाब यूनिवर्सिटी। खाना हमा आफ्ताबस। हना आफ्ताबस। तो वो सज्जाद अहमद जान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1977 के इंतखाबात के दौरान। जब वो धांधली हुई तो उन्होंने बयान दिया कि हमने तो बहुत अच्छी दुकान सजाई थी, डाकू उसे लूट कर ले गए। अब डाकुओं के मुकाबले के लिए कोई हथियार उनके पास नहीं था और उस जमाने में यह भी तसव्वुर नहीं था कि केयर टेकर गवर्नमेंट कायम होगी। जो हुकूमत मौजूद होती थी, इंडिया में अब तक ऐसे ही है, बरतानिया में भी ऐसे ही है, जो हुकूमत मौजूद होती है वो इंतखाबात कराती है। वहां तो गालिबन धांधली का तसव्वुर नहीं, कोई तसव्वुर नहीं है। तो इंडिया तो देखिए उसने अपने आप को इस तरह डेवलप किया है। तो हमारे यहाँ धांधली ने माशाल्लाह इस कदर तरक्की की कि हमने सोचा कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो बांग्लादेश में भी केयर टेकर गवर्नमेंट का तसव्वुर आया, पाकिस्तान में भी आया। तो अब तो इंतखाबात केयर टेकर गवर्नमेंट कराएगी और उसके नाम पर भी अपोजिशन को, हुकूमत को इख्तलाफ दूर करना होगा, इत्तफाक करना होगा। तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के लिए एक निस्बतन बेहतर माहौल होगा। फिर 4 कुल वक्ती जो है इलेक्शन कमीशन के अरकान होंगे। तो तवक्को करनी चाहिए कि ये इंतखाबात
क्रेडिबल होंगे, ऐसे जिनको लोग तस्लीम कर ले। बाकी देखिए बात सुने, आपने उनके बारे में जो कहा है ना कि उनकी राय ये है, वो राय सार आंखों पर, वो जितनी भी राय का आधार करते रहे, आखिर बुजुर्ग है भाई, कानूनदान भी तो है ना, और जज भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, और इस्तीफा भी देते रहे हैं, पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार भी कर चुके। बहुत से औसाफ हैं उनके, वो परेशान होके या तंग होके या गुस्से में आके इस्तीफा भी दे जाते हैं। तो एक तो अल्लाह करे कि वो इस्तीफा न दें और कायम रहें और इलेक्शन कराएं, अपने फराइज अदा करें। बाकी उनके जो ख्यालात हैं उनके ख्यालात से एतजाज हसन भी मुत्तफिक है। वो कहते हैं लेकिन मैंने अपनी पार्टी फोरम पे इस तरमीम के बारे में, जो 22वीं तरमीम है, इसके बारे में बता दिया है। जो एएनपी है वो अपना रास्ता अलग कर चुकी है। एएनपी ने तो कहा है कि भाई दोहरी शरीयत वाली बात, जी दोहरी शरीयत वाली बात। एएनपी ने कहा है कि इजाजत तो होनी चाहिए हर शख्स को इलेक्शन लड़ने की। जब वो जीत जाए तो असेंबली का रुकन बनने से पहले अपनी दूसरी शहरियत छोड़ दे। इस पर जो भी हम इंग्लैंड में थे ना, वहां भी बड़ी बहस हुई, और एक नशस्त में सईदा वारसी भी मौजूद थी और लॉर्ड नजीर भी मौजूद थे, और दूसरी वो शाहिदा यास्मीन वो भी मौजूद थी। तो सिर्फ लॉर्ड नजीर थे जो बात कर रहे थे कि दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। सईदा वारसी भी इसकी हमायत नहीं कर रही थी। उनका ख्याल था कि हम जब यहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, ये सारे जो हैं दोहरी शहरियत के खिलाफ हो गए हैं। यानी दोहरी शहरियत वालों को असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए या असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, ये पोजीशन अब बन गई है। अच्छा शम्स साहब, जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हुए हैं गुज़श्ता कुछ दिनों में, वो वहाँ पर आके पीपल्स पार्टी वाले एक बड़ा एतराज़ करते हैं कि अच्छा जी, अगर किसी आदमी पे एतराज़ है कि वो इलेक्शन ना लड़े तो फिर जज की भी नहीं होनी चाहिए, जर्नैल की भी नहीं होनी चाहिए, और अफसर की भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यानी कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी अफसर जो है वो दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जो डिसीजन मेकर्स हैं, ग्रेड 22 में है, ग्रेड 21 में है, जब ये लोग हैं, देखिए दोहरी शहरियत तो इजाजत है। अभी आप तमाम फवायद सिटीजनशिप के आपको मिल सकते हैं। जो झगड़ा है वो सिर्फ इस बात पर है, और मेरी राय तो पहले जो थी बड़ी सॉफ्ट थी, मैं कहा चलिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी को इसकी इजाजत दे दी जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन अब जो कंसेंसस बन गया है तो एएनपी की तजवीज़ भी अच्छी मालूम होती है कि आप पहले इलेक्शन लड़ लें, लेकिन हलफ लेने से पहले आप एक शहरियत छोड़ दें। लेकिन शम्स साहब, किसी ऐसे शख्स को ये इजाज़त भी क्यों दी जाए? नहीं, अगर पाकिस्तानी तो है ना वो। देखिए, हम उस लोगों की बात कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और दूसरे मुल्कों के कानून के मुताबिक दोनों शहरियतें रखने का हक हासिल है। देखिए, कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान के साथ मुआहदे हुए हैं, वो पाकिस्तानी भी बन सकते हैं और बरतानवी भी रह सकते हैं बैक वक्त। वो कनेडियन भी रह सकते हैं और पाकिस्तानी भी बन सकते हैं। तो उन लोगों की बात हो रही है जहां ये मसला नहीं है। मिडिल ईस्ट में ये मसला नहीं है, वहां तो शहरियत देता ही कोई नहीं। इसी तरह यूरोप के कई ममालिक है, वहां भी मसला नहीं, रूस का मसला नहीं है, चीन का मसला नहीं है। तो ये, लेकिन भारत जो है, मेरे कई दोस्तों ने तवज्जो मबदूल कराई मेरी इस तरफ कि भारत का मामला बिल्कुल क्लियर है। ओवरसीज इंडियंस को हर सहूलत हासिल है, उनके लिए आंखें बचाएंगे जमीन पर, लेकिन दूसरी शहरियत जब कोई इख्तियार करेगा फौरी तौर पर उसकी इंडियन शहरियत खत्म हो जाएगी। वहां ऑटोमेटिक लॉ है। आप बरतानिवी शहरी नहीं बन सकते, आप कैनेडियन शहरी नहीं बन सकते, बस इंडियन बन के रहें। और इंडियन शहरी जब आप नहीं रहे तो फिर आप वहां के शहरी हैं, आपको ओरिजिन का कार्ड तो मिल जाएगा, आप आ भी सकेंगे, आप यहां अपने इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, ये आपको सहूलतें तो रहेंगी, आखिर इंडियंस हैं। लेकिन आप पर सियासत के दरवाजे खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और एक बात मैं और बड़ी अहम करूं आपसे, इंडिया वो मुल्क है जिसके बाहर जितने शहरी रहते हैं वो सिर्फ इंडियंस हैं। पाकिस्तान के जो माशाल्लाह शहरी हैं उनमें कुछ, कोई मुस्लिम लीगी है, कोई एमक्यूएम का है, कोई तहरीके इंसाफ में है, कोई एक जमात में है, कोई दूसरी जमात में है। ये सारी जमातें कायम हैं इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी और जर्मनी में भी
और ये सारे लोग जो हैं एक दूसरे से उसी तरह गुत्थम गुत्था रहते हैं जिस तरह हम यहां रहते हैं। उसकी क्या वजह, उनका ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान में या हमारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, होगा? आप देखिए उनको ये शौक है, ये अच्छी बात है पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वो उस तरीके से इन्वॉल्व ना हो। पाकिस्तानी जमातें अपनी ब्रांचें बाहर ना बनाएं, ये जमातें बाहर ब्रांचें बनाती हैं, फ्रेंचाइज चंदे इकट्ठे करती हैं, लाखों डॉलर और पाउंड जो है वहां से दरामद करती हैं, अपने हर्जे खर्चे चलाती हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन चलाती हैं, और फिर उसके बाद ये भी कहती हैं कि देखिए जनाब हमारी असेंबली की तरफ आप मैली आंख से न देखें। शम्स, अब एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शम्स, अब तौहीन अदालत का जो बिल है इसके हवाले से भी अब देख रहे हैं कि वही जमातें जो तरमीम के लिए हुकूमत से अलग हुई हैं, पीपल्स पार्टी से, वो इसके लिए इकट्ठी हैं। यानी तौहीन अदालत का बिल जो है उन्होंने यका कल रात को मंजूर करवा दिया। हाँ, तो जाहिर है कि वो कोलिशन पार्टनर्स हैं और उनको मेजॉरिटी है, तो वहाँ तो एक जो फूट पड़ी है हुक्मरान इत्तेहाद में वो ANP की वजह से पड़ी है ना, बाकी तो जमातें हैं उनके साथ हैं। मुस्लिम लीग, काफ और MQM तो अलग नहीं हुई 22वें तरमीम के मसले पर। लेकिन वो PMLQ के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, हाँ, ये तो इजाज़त है उनको, क्योंकि उससे उनकी सीट नहीं जाएगी। सीट उस वक्त जाती है जब आप वज़ीर आज़म को वोट ना दें एतमाद का, या उनको नो कॉन्फिडेंस का, या बजट पास करने का वोट ना दें। बाकी तो आप दूसरी लेजिस्लेचर में। इंटरेस्टिंग, यानी इस तरमीम में पार्टी डिसिप्लिन काम नहीं करेगा? नहीं, पार्टी को जरूरत नहीं है। अगर कोई रुकन जो है वो गैर हाजिर हो जाता है या वोट नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की इसने, ये अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर दिया। देखिए, एक मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो तौहीन अदालत का नया कानून है ना, जो कौमी असम्बली में पास हो गया झटाझट फटाफट, और ये इसी तरीके से सेनेट में पास हो जाएगा, और हो सकता है कि कल जब आपकी आंख खुले तो सदर मुमलकत के दस्तखत भी उस पर हो चुके हों। अच्छा, ये इतना टॉप गियर प्रोसेस चलाएंगे? टॉप गियर प्रोसेस चलाइए, आप देखिए चंद मिनट में 2 हिचकियों में हो गया बीमार गम तमाम। दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे, और कहा खुर्शीद शाह साहब ने, जनाब आप हम पर एतराज कर रहे हैं, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 10-10 मिनट में पास हुई है। नवाज शरीफ साहब के दौर में 10 मिनट में पास हुई थी, क्योंकि उस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक था। तो बहरहाल देखिए, ये जो तरमीम की जा रही है, जो नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे इजाजत दी जा रही है कि तौहीन अदालत कर ली जाए। यानी ये तौहीन अदालत से रोकने का कानून नहीं है, उसकी इजाजत देने का कानून है कि जिसका जी चाहे अदालत की तौहीन कर ले, सच बोलने के नाम पर, कि मैं तो सच्ची बात कर रहा हूं, फेयर कमेंट्स के नाम, फेयर कमेंट्स के नाम नहीं, वो तो अब भी है। फेयर कमेंट्स तो आप अब भी कर सकते हैं, और बड़े तबसरे होते हैं फैसलों पे। कोई तौहीन अदालत का नोटिस किसी तबसरे पे नहीं दिया गया, हालांकि बहुत गुस्ताखाना तबसरे भी हुए हैं। अच्छा, अब जनाब एक मुकदमे की कार्रवाई हो रही है, मैंने जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दे दी, उसके बाद उसकी खबर छपवा दी, और पर भाई ये तो मेरा प्रोसेस है, उसमें ये तो मेरी इजाजत। गोया दोष जजों को देने और धमकाने का एक फ्लड गेट खोला जा रहा है ये इस कानून के जरिए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, ये जो तौहीन अदालत का कानून है, इसके बगैर अदालत का तसव्वुर नहीं है। दुनिया में जहां अदालत है वहां तौहीन अदालत का कानून है, और यूरोप के बाद ममालिक में तो ऐसा है 14-14 साल कैद की सजा है तौहीन अदालत। हाँ जी, और बाज मुल्कों में तो ऐसा है कि जब तक माफी ना मांग ले, शर्मसार ना हो जाए, छोड़ा ही नहीं जाएगा, जेल में रखा जाएगा। तो ये अच्छा, और फिर कोई क्लिंटन के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, कोई $90,000 जुर्माना हुआ उनको, मगर तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद उनको डिसीट नहीं किया जा सकता था। उनकी सदारत खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो इम्पीचमेंट नहीं हो सकी। इसी तरह आप इंग्लैंड में भी एक आध वजीर इसके शिकंजे में आया। वहां हमारे इंडिया में एक वजीर ट्रांसपोर्ट होते थे, कोई
नायक सिंह या क्या सिंह नायक थे, इस तरह के थे जैसे हमारे वजीर कानून है ना, जी, इन्हीं जी। के कबीले से थे, मेरा ख्याल नायक, वो मकबूजा कश्मीर से होंगे शायद, हो सकता है। बहरहाल उनको जो सजा मिली, उन्होंने एक सुप्रीम अपना हाई कोर्ट का एक हुक्म को वायलेट किया और एक इजाजतनामा दे दिया जो रोका गया था। लेकिन शम्स साहब, कानून तो लग रहा है उसमें जितनी लंबी फहरिस्त दी गई है उसमें तो लग रहा है सवाए आपके और मेरे सारा पाकिस्तान एग्जेम्प्ट है। नहीं नहीं, वो सबको इजाजत है, ये अदालत के साथ धींगा मुश्ती करें, ये बेतकल्लुफी के मदारे करें। अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो साहब को दरखास्त दी गई उनके खिलाफ, वो ये नहीं कहा गया कि कार्रवाई नहीं हो सकती, अदालत ने कार्रवाई नहीं की, हमूदुर रहमान चीफ जस्टिस ने नोटिस नहीं दिया। इसी तरीके से आप देखें कि नवाज शरीफ साहब, उनके तो फर्द जुर्म आयद हो गई थी, बिल्कुल, उन्होंने भी तरमीम की थी, कानून ले लाए थे। उसमें यह था कि ये अपील का जो हक है ना, सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे बेंच के खिलाफ अपील बड़े बेंच में हो सकेगी, ये उन्हीं ने तस्वुर पेश किया था। ठीक है। और फिर यह कहा कि जो ही वो अपील दायर होगी सजा मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा, ये ऑलरेडी मौजूद है ये रियायत? नहीं मौजूद, वो फिर बाद में खत्म हो गया। अच्छा, उस वक्त चैलेंज कर दिया किसी ने सुप्रीम कोर्ट में। अब जब वो चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलकत से कहा, सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, फारूक लगारी साहब सदर मुमलकत थे, दोनों की गाड़ी छिन रही थी आपस में। उन्होंने कहा सदर मुमलकत इस पर तौसीक की दस्तखत सबत न करे। वाह। तो वो बेचारा कानून नहीं बन सका, सदर मुमलकत ने दस्तखत ही नहीं किए। तो बात यह है, अब वो जो अब ये वजीर आजम अब घबराए हुए हैं हमारे राजा साहब, मुझे भी पड़ेगा, राजा साहब हैं आखिर, तो राजा तो रहना चाहिए उनको। अब वो राजा साहब जो है उनको बचाने के लिए ये तौहीन अदालत के कानून में इस तरह तब्दीली हो रही है कि ये अदालत जो है वो एक जामिया अशरफिया बन जाए, ये जामिया मदनिया बन जाए। वो फैसला कर दिया, मान लिया, ना मान लिया, मान लिया। भाई अगर अदालत का फैसला ना मानने का हक मेरे पास है या आपके पास है, या जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसके पास है, तो अदालत की जरूरत क्या है? हाँ, फिर तो कोई जरूरत नहीं। तो फिर ये हमारे खुले हुए दारुल अफ्ता। इसका मतलब है राजा साहब जो हैं, मुफ्ती साहब मौजूद है, देखिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद है, मुफ्ती जनाब फजलुर रहीम साहब मौजूद है, इनसे फतवे ले लीजिए, जी कर जो मान ले उसका भी भला, जो ना मान ले उसका तो भी गोया भला। राजा साहब खत नहीं लिख रहे। नहीं, खत लिखने का मसला नहीं है, असल बात यह है अगर खत ना लिखे तो सजा ना हो पाए। यानी नुक्ता यह है कि अगर खत नहीं लिखते तो नोटिस जारी ना हो पाए। अब नोटिस जारी हो गया तो उसके खिलाफ अपील करेंगे, और अगर चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किया तो चीफ जस्टिस जो है उसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा, नए जज आ जाएंगे। तो इतनी उसके अंदर एक कुम्मन केरी है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को बचाते बचाते अदालत को आप बहरा अरब की नजर कर रहे हैं। और जो इमरान खान कहते हैं, इन्होंने अजीब सी बात नहीं की, पहले ही बता रहा हूं कि इमरान खान भी अदालत में मुस्तरद, जो आदमी देख रहा है वो ये कहेगा, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इत्तेदाद हसन ने तो यह कहा था कि जो लोग ये कहते हैं अदालत की हमायत में जुलूस निकालते हैं वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकब होते हैं, क्योंकि अदालत को इन्फ्लुएंस करना नेगेटिवली या पॉजिटिवली दोनों ही तौहीन अदालत है ना। ये दूसरी बात के एतजाज साहब पर भी 10,000 मुकदमे तौहीन के कायम हो सकते हैं इसकी बुनियाद पर। बिल्कुल। तो जो इमरान खान साहब हैं वो उन्होंने जो कुछ इरशाद किया है वो उनके हामिद खान साहब ने उनको बता दिया होगा। और हामिद खान साहब को क्या, मेरे जैसा जो कानून का अदना तालिब इल्म है वो भी समझ सकता है कि भाई अगर ये कानून ऐसे का ऐसा रहना है फिर अदालत को रहने की कोई जरूरत नहीं है। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी तौहीन अदालत के हवाले से। शम्स साहब, अदालत ये करती है कि 18 करोड़ लोग मिल के मुत्तफ़िका तौर पर एक बंदे को वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं और अदालत एक नया कानून में से कोई रोज़न खोलती है और उसमें से कहती है चले जी पैकअप, आप तो बाहर निकल जाए। और फिर वो बंदा जब मुल्तान जाता है, अपने हल्के में जाता है, तो पब्लिक उसका किस तरह इस्तकबाल करती है ये सारी दुनिया जानती है। पहले तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 18 करोड़ लोगों का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं तो यूसुफ बहुत कम वोटर्स हैं, हमारी वोटर्स हैं, उनमें से बहुत कम लोग वोट देते हैं। 30-32% वोटिंग होती है
और उसकी बुनियाद पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके आते हैं, फिर उसके बाद जनाब लीडर बन जाते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर होता है, फिर वो जोड़ तोड़ करके लीडर बन जाता है। एक तो आप ये इस तरह जब ये जो हमारे जैसे उलमा कराम बोलते हैं या हमारे एनालिस्ट बोलते हैं ना, पूरी कौम जो है वो सोच रही, भाई कोई पूरी कौम नहीं सोच रही इस तरीके से, इतना परेशान ना हो। कोई 18 करोड़ के नुमाइंदे नहीं है, एक बात। अच्छा, और इस्तकबाल? दूसरी बात सुन लें कि 18 करोड़ के नुमाइंदे हों या 20 करोड़ के हों या 40 करोड़ के हों, उनको ये हक नहीं है कि कानून को तोड़ें, आइन को तोड़ें, अदालत का वकार जो है उससे खेलें। आपके दस्तूर में लिखा हुआ है ना, मैं तो बार बार कहता हूं उसे बदल दें। अच्छा, माजरत के साथ मतलब किसी दूसरे इदारे को यह हक दे दिया जाए कि वो पार्लियामेंट के वकार से खेल ले। कौन सा अदारा? कोई भी इदारा। यह अदालत बनाया है इसलिए पार्लियामेंट ने, दस्तूर ने बनाया है ना, सुप्रीम कोर्ट। उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो कानून बनाए पार्लियामेंट उसका जायजा ले कि ये दस्तूर के मुताबिक बना है कि नहीं बना। पूरी दुनिया में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं और अपने दूसरे मुल्कों में चले जाएं। अब तो हर जगह ये हो रहा है, अमेरिका में चले जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ताबे बनती है, कानून साजी होती है, अदालतें उस पर नजरसानी करती हैं, फैसले करती हैं, कवानीन उड़ाती हैं। और वो एक अमेरिकन चीफ जस्टिस का ये कहना है कि अदालतें जो हैं वो आइन के ताबे हैं, आइन बालादस्त है। लेकिन आइन क्या है ये भी तो हम ही बताते हैं ना, ये अदालतें बताती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अदालत के जुम्मे ये काम लगाया है कि आप बताएं आइन क्या होता है। माहिरीन वहां बैठते हैं, वो माहिरीन पार्लियामेंट के मुंतखब शुदा होते हैं। तो फिर गोया दर्जा बंदी के एतबार से अदलिया जो है वो सबसे बुलंदतर इदारा है? नहीं, अदलिया बुलंदतर इदारा नहीं है। अदलिया का रोल ये है कि वो दस्तूर की तशरीह करे और कानून की तशरीह करे, और पार्लियामेंट का रोल ये है कि कानून बनाए। ये रोल दिए हैं, इससे कोई परेशान ना हो। अच्छा, और अगर आप देखिए, आप अपने सरजनश कर सकते हैं जनाब, अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने साथ काम करने वालों की, एक कोड की वायलेशन हो। तो दुनिया में ये सारे काम हो रहे हैं, आप परेशान, पाकिस्तान में अनोखे नहीं हो रहे। अच्छा, फिर इस्तकबाल के बारे में जरा बताएं। पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक, मुझे किसी दोस्त ने बताया जो बड़े मोतबर एक जरिए से कि जनाब वहां 100 लैंड क्रूजर रेंट कार वालों ने फराम किए, और पहली दफा गिलानी जुलूस निकला है गिलानी पैसे से। तो भाई बात यह है कि मुझे आप कहें मैं मुझे दे दें कोई 40-50 लाख, में आपको जुलूस आपका जुलूस निकाल के दिखा देता। बात यह है कि जुलूस शौक से निकाले, मुंतखब भी दोबारा हो जाए सर आंखों पे, लेकिन कानून के दायरे में रहे। नहीं कहेंगे तो फिर घर भेज दिए जाएंगे। तो गोया राजा साहब को भी यही पैगाम? नहीं, राजा साहब, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट को यह अर्ज है कि भी जरा धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं चाहता, अब तो इलेक्शन सर पर है, और हमारे फखरुद्दीन इब्राहिम ने कहा भाई इलेक्शन कराओ, तो इलेक्शन करीब आ रहा है। अदालत जो है उसका एहतराम, उसका वकार अपनी जगह है। अदालत थाना नहीं होती, थाना नहीं होना चाहिए उसको। आज सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान में थी और वहां पे चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि पुलिस का काम भी हमें करना पड़ रहा है इस सूबे में। तो फिर तो आपको जनाब फिर मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो वहाँ है ही बड़ी कम है बेचारी। वो एरिया जो है वो बहुत कम है, लेवीज है वहाँ। पुलिस तो बेशुमार इलाका ऐसा है जो पुलिस के दायरे इख्तियार में नहीं है, वो लेवी सरदारों की मुलाजमीन है। तो हम बुनियादी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बुनियादी गलतियां दुरुस्त नहीं कर रहे। एक तो सारा एरिया करना चाहिए, बी एरिया खत्म करे। पुलिस की दस्तरस पूरे बलूचिस्तान में होनी चाहिए। उसके साथ ये है कि एफसी जो है उस पर भी नजर रखें, उससे काम ले। होता यह है कि जो कानून शिकन है, जो आप ऐसे लोग हैं जो आपकी रियासत के खिलाफ नबर्द आजमा है, वो एजेंसियों को इस तरीके से और एफसी को इस तरीके से निशाना बनाते हैं कि वो मुजरिम हो जाती है, और मुजरिम जो है वो जनाब दंदलाते फिरते हैं। एफसी की ज्यादतियां भी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो कत्ल कर रहे हैं लोगों को, सैकड़ों लोगों को टारगेट किलिंग कर चुके हैं, जो मार रहे हैं, बसों से उतार के मारते हैं, हजारा वालों को मारते हैं, पंजाबियों को मारते हैं, पश्तूनों को मारते हैं, सिंधियों को मारते हैं, वो कौन है? वो बदबख्त कोई हाथ पकड़े उनका।
सुप्रीम कोर्ट का हाथ पहुंचेगा उन तक। वो कोई अदालत में भी तो लेके आए ना। कौन लाएगा? अदालत आपका में कानून ही नहीं हुआ एविडेंस का। आप हम उसे बदलने को तैयार नहीं है। बर्तानिया ने वो कानून बदल दिया है, अमेरिका ने बदल दिया है, हम नहीं बदलने को तैयार। हम तो इन मामलात पर गौर करने को तैयार नहीं है। और अदालत जो है बड़ी तंदही से काम कर रही है, लेकिन ये भी तो देखें कि कानून साजी में क्या होना चाहिए, कानून कैसे बनने चाहिए। ना कोई गवाह है, ना कोई शहादत देने वाला है, ना कोई आगे पकड़ने वाला है। सब कमजोर हैं, डरे हुए हैं, और वो जो मुमलकत के खिलाफ हैं वो दंदना रहे हैं। शम साहब, इंतजामिया तो बलूचिस्तान में कहती है कि जनाब हम तो इस काबिल भी नहीं है कि किसी का पीछे कर सके, किसी का ताकुब कर सके। वसाइल क्या है? अच्छा, आप इतने बलूचिस्तान को वसाइल मिले हैं। इन वसाइल में अगर अदालत अपना दबाव डालती चली जाए, चीफ सेक्रेटरी के भी कान मरोड़ेंगे, उसकी भी सरजनिश करेंगे, इसको भी बुलाएंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? जनाब, नतीजा ये निकलेगा कि 25-25-30 करोड़ रकाने असेंबली ने आपस में बांट लिए डेवलपमेंट के नाम पर। देखिए, ये पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, इक्विपमेंट लेना चाहिए, और ये इनको मुसल्ला करना चाहिए लोगों को। वो किस तरफ तवज्जो नहीं है। मुझे तो एक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात बताई, खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे बलोच। उन्होंने कहा जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब बलूचिस्तान के दौरे पे पहुंचे तो वहाँ पहुंच गया जहाज़ उनका, और रईसानी साहब है नहीं वहाँ। मालूम है वो इस्लामाबाद से वो भी उड़े हुए हैं। उनका जहाज़ 10 मिनट बाद पहुंचा, और वजीर आजम एयरपोर्ट पर बैठे हुए कि जनाब वजीर आला आ जाए तो मेरा इस्तकबाल कर ले और तस्वीर खिंचवा ली जाए। तो जब ऐसी हुकूमत होगी तो बुनियादी चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे असलम रईसानी के बारे में इस्लामाबाद में कहा जाता है कि वो जब ज़मीन पे भी होते हैं तो वो कुछ उड़े उड़े रहते हैं। नहीं, वो कहते हैं भाई मैं तो दफ्तरों में जाना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, आपको क्या पता, चेक लेने पड़ते हैं, वसाइल वो। लेकिन असल बात यह है कि वो अपना काम करें जी। और अपना काम नहीं कर रही बलूचिस्तान की हुकूमत। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद आपके सवालात हैं। आपके सवालात कल भी हम नहीं ले पाए, तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स लेंगे, लेकिन मुख्तसर रखिएगा। 04236368102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी बहुत से दोस्त जो हैं वो सवाल अपने लिख चुके हैं। आप भी लिखना चाहें तो आप भी लिख लीजिए, लेकिन ये सवालात हो गए एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद सीधे कॉलर्स की तरफ, और पहले कॉलर हैं सज्जाद साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम, सज्जाद हूं लाहौर से। जनाब अली, हाँ जी फरमाएं। अब ये करना थी कि ये जो अभी बहुत बड़ा मेला सजा है लाहौर से इस्लामाबाद तक, और फिर उन्होंने आगे भी कहा कि हम कोयटा से चमन भी जाएंगे और पेशावर से तुरखम भी जाएंगे, तो ये क्या कोई खाने पीने का चक्कर है, कोई डॉलर लेने के मामला है? भाई आप क्यों इतने परेशान होते हैं? आप खुद आप कोशिश कर लें, आप भी चले जाएं। भाई अगर कोई इस्लामाबाद जाना चाहता है, चमन जाना चाहता है, कोयटा जाना चाहता है, तो उसको जाने दें, उसका अपना वतन है। मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। लेकिन वो पिंडी के इशारे की बात नहीं, हाफिज सही, तो ये आप बगैर इशारे के चले जाएं, दूसरे लोगों को रोका है। ये जो हमारे उलमाए कराम है, ये पता नहीं क्यों मोंग दलते रहते हैं आप ये सेकुलर छातियों पर। नहीं, ये उलमाए कराम के तरीकेकार से यूं लग रहा है कि जैसे पूरा सिस्टम लपेटना चाह रहे हैं। कहां लपेटा उन्होंने? आप देखिए, मैं वहां पहुंचे, जलसा किया, तकरीरें की, अब डिस्पर्स हो गए। सैयद तसव्वुर नकवी साहब है लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। नकवी साहब फरमाएं। जी थैंक यू वेरी मच मुजीब साहब और अबी अकरम साहब, आपने लाइन पे लिया। बस जल्दी जल्दी कराएं, क्या चाहते हैं आप? जी मैं इस बरतानिया में जो 10 लाख से ज्यादा पासपोर्ट होल्डर जो पाकिस्तानी है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी तरफ आपकी मुतवज्जो कराना चाहूंगा आपको। हाँ जी। कि जो पाकिस्तान के जो ये तनख्वाहदार सफीर हैं, वो जो बिला तनख्वाह सफीरों को जो उनके लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा करते हैं यहाँ पे, तो काइंडली यानी आप पाकिस्तानी सफारत खाने से गैर मुतमईन है? पाकिस्तान के सफारतकार हैं यहाँ पे, खा वो हाई कमीशन में हूँ या खा वो कौंसलेट में हूँ बर्मिंघम के अंदर, पाकिस्तान अच्छा, के बाहर जो तारकीन वतन हैं यहाँ। चलिए, अब आपकी बात उन तक पहुंच जाए तो उनको चाहिए इस तरफ तवज्जो दें
और अपने भाई बंदों से बना के रखे। वैसे शम्स साहब, जो बैरून मुल्क हमारे सफारत खाने हैं उनके बारे में बहुत सारे फोन आते हैं, नहीं, ईमेल्स और वो इस तो तरह आप की कुछ ना सारी पूछे। इनको जो सफारत खाने हैं ना, अच्छा जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको लोग याद करते हैं। मैं अभी लंदन गया हुआ था, डॉक्टर मलिया लोधी की वहां तारीफ हो रही थी। अच्छा। और मौजूदा सफीर जो है कोई नाम सुनने को तैयार नहीं था। अनवर साहब है कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा एक सवाल है शामी साहब से। हाँ जी फरमाएं। एक तजवीज है कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं, हाँ ये जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है मामला, इसको खत्म कर दें ताकि एक ही सफ में खड़े हो जाएं, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहे और ना कोई बंदा नवाज। चलिए जरा ये बात गरीबों पहुंच को गई लिए है। आपकी। मैं वो महमूद और अयाज दोनों आपकी बात सुन लें। ये याल साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे फेसबुक पे आते अच्छी हैं और बात है। सवालात भी ये पोस्ट अच्छा। करते रहते हैं। चलिए। और ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के बढ़ने की वजह यह है, इन्होंने अल्फाज ज़्यादा सख्त इस्तेमाल किए हैं, तो मैं ज़रा उन्हें नरम कर रहा हूँ। ठीक है। कि अदालतों से वो छूट जाते हैं और उसका इल्ज़ाम वो इंतज़ामिया के साथ साथ तमाम इदारों पर नहीं, लगा ये बात रहे हैं। दुरुस्त है और इनकी। ये साथ ये भी कह रहे हैं कि हम जैसे लोग यानी मीडिया वाले वो कलमा हक कहने से डरते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं देखिए अदालतें क्या करें, आप लॉ ऑफ एविडेंस को बदलें। दहशत गर्दों के लिए आम कानून काफी नहीं है। ये बात सुनते नहीं है हमारे कानून साज। रागिब साहब है अमेरिका से जी। अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। जी रागिब साहब। वालेकुम जी जी। जनाब, मेरा सवाल जो है वो दोहरी शहरियत से मुताल्लिक है। हाँ जी। ये अमेरिका में जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग रहते हैं वो सेनेटर और कांग्रेसमैन इलेक्ट होते हैं ठीक। और उनको तो पाकिस्तानी शहरियत सरेंडर नहीं करना पड़ती। तो मेरा सवाल ये है कि हम जो ये कानून में तरमीम करना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें दूसरे ममालिक के कवानीन पर हमारी नजर है या नहीं? हाँ देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन असल बात यह है ना कि वहां तो रहते हैं ना आप, जो पाकिस्तानी अमेरिकन है वो अमेरिका में रहते हैं ना। अगर वो पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान के यानी असेंबलियों में बैठ जाएं। अब रहना चाहते हैं अमेरिका में, असेंबली में बैठना चाहते हैं पाकिस्तान की। यानी एक मुल्क में रियाया, एक मुल्क में इससे हुक्मरान। उलझन पैदा हो रही है। वैसे मैं इतना सख्त नहीं हूं इस मामले में, आप मेरे इस बारे में जरा हाथ हौला रखें। सलीम साहब हैं एबटाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब, मैं अमेरिका में 25 साल से सिटीजन हूँ, अमेरिका सिटीजन हूँ मैं। हाँ जी। आज देखें, जब मैं सिटीजन हुआ था तो मुझे मेरी पाकिस्तान की वीजा खत्म हो गई थी, मुझे वीजा लगवा के यहाँ आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। पहले बाद में ये डबल शहरियत की इजाजत बाद में मिली है। मुझे आपसे हमदर्दी है। बहरहाल आप तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे ना। महमूद साहब है लाहौर से जी। महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब का अगर इस इलेक्शन में अलायंस ना हुआ तो एक मरतबा फिर पूरी नेशन जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चली जाएगी। बड़ी गुजारिश है जी इन दोनों पार्टियों से, आपके हवाले से, कि प्लीज कुछ इस बारे में भी करें। अगर ये लोग आपस में मिलके इलेक्शन चलिए लड़ते जनाब, हैं उन तक तो आपकी बात पहुंच जाएगी, पहुंच गई है और वो इसको सुन लेंगे। अब मर्जी उनकी है। शम्स साहब बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। सवाल वही रहे जी, सवाल बहुत से हैं लेकिन अब इनको कल के लिए रखते हैं। कल मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वक्त सवालात को दिया जा सके जिस तरह आज भी दिया है। और ये मेरी दरख्वास्त है कि जब आप कॉल करते हैं तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए। आप अपना नाम ज़रूर देख सकेंगे, आपके करीब वाले लोग बात सुन सकेंगे, क्योंकि जब आप TV चलाते हैं तो हम तक आवाज़ नहीं आती। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।